गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सेकेंड सेमेस्टर के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान में न्यूट्रिशन या पोषण जिसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अच्छा, जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जानते भी होंगे, इस वर्ड से, इस शब्द से परिचित भी होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बार फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। पोषण किसे कहते हैं? सबसे पहली बात आती है पोषण होता क्या है, पोषण कहते किसे हैं। तो पोषण जैसा इसके नाम से ही है, पोषण मतलब कि हम किसी अन्य जीवों की, किसी भी जीव की बात करें तो जीवों को उनकी शारीरिक क्रियाओं के लिए या दैनिक जीवन में जो क्रियाएं करते हैं उनमें उनकी आवश्यकता, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो पोषक तत्वों की आवश्यकता उनके शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, उनके शरीर की किसी भी एक्टिविटी के लिए जो भी पोषक तत्व होते हैं, चाहिए होते हैं, जरूरी होते हैं, उन पोषक तत्वों का उनके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच जाना ही पोषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी भी जीवधारी के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का विभिन्न माध्यम से, विभिन्न विधियों द्वारा उनकी शरीर को या उनकी कोशिकाओं को मिल जाना ही पोषण कहलाता है। अर्थात कि जितने भी पोषक तत्व हैं वो हमारे बॉडी को पूरी तरह से मिल जाए तो हमारा पोषण अच्छा है। अगर वो पोषक तत्व हमें नहीं मिल पा रहे तो हम कुपोषण के शिकार होते जाएंगे और कुछ न कुछ हमें बीमारियां होती जाएंगी। तो पोषण की परिभाषा से हम लोग परिचित हो गए कि सभी आवश्यक पोषक तत्वों का शरीर को प्राप्त हो जाना ही पोषण कहलाता है। अब पोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है उसकी बात हम करते हैं। तो सभी जीव जो होते हैं ये पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। अर्थात कोई भी जीव किस विधि से या कैसे पोषक तत्वों को प्राप्त कर रहा है उसके आधार पे पोषण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण को हम इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक कहते हैं और परपोषण को हम लोग इंग्लिश में हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक जिससे इसके नाम से ही सीधे सीधे प्रदर्शित हो रहा है कि स्वपोषण वो स्वयं से, मतलब कि कुछ जीव होते हैं जो अपना पोषण स्वयं से प्राप्त करते हैं, अर्थात वो स्वयं द्वारा अपने पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सरल अणुओं से जटिल अणुओं के रूप में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जैसे इसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं, हरे पेड़ पौधे हम सभी लोग जानते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, अर्थात अपना पोषण अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं से ही प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ आता है परपोषण। पर का मतलब होता है दूसरा, पोषण का मतलब है पोषण, मतलब जो अपने पोषण के लिए दूसरे या अन्य जीवों पर आधारित होते हैं। सिंपल सी बात है कि अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं, दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और ये पर पोषण की प्रक्रिया जो होती है मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहला होता है जंतु संभोजी, दूसरा होता है परजीवी, तीसरा होता है मृतोपजीवी। 3 प्रकार। पर पोषण मतलब दूसरे से पोषण प्राप्त करने, जो जीव दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं वो मुख्य रूप से 3 विधियों द्वारा प्राप्त करते हैं। पहला जंतु संभोजी, होलोजोइक बोलते हैं इसे, होलोजोइक। ये होते हैं पैरासाइट और ये होते हैं आपके सैप्रोफाइट, सैप्रोफिलिक। मतलब कि पर पोषण का मतलब कि दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो वो उसमें 3 विधियां होती हैं, 3 प्रकार से प्राप्त करते हैं। ये तो सीधे सीधे जंतु संभोजी जो पहला होता है जंतु संभोजी, इसका तात्पर्य है कि जंतुओं के समान जैसे भी कोई भी जंतु जिस प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात वो जो जिस रूप में, ठोस रूप में है, तरल रूप में, जिस रूप में ठोस के रूप में है, तरल रूप में है, जो पदार्थ जिस रूप में मिला उसी रूप में वो ग्रहण करते हैं, वो जंतु संभोजी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण जंतुओं में होता है। जैसे जंतुओं में सब लोग आ जाते हैं, पूरे मैमल्स वाला वर्ग आ जाता है, मनुष्य भी आता है, जानवर भी आते हैं। वो जितने भी लोग पोषण प्राप्त करते हैं वो
जंतु संभोजी के अंतर्गत आता है ये उदाहरण। दूसरा आता है परजीवी। परजीवी वाले में इसमें क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव पर पूर्ण या आंशिक रूप से आश्रित होता है। ये पोषण के लिए अपने दूसरे जीव पर एक जीव पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से आश्रित होता है, तो ये परजीवी कहलाता है। जैसे कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो किसी जीव के बाह्य शरीर में पाए जाते हैं और कुछ किसी जीव के आंतरिक शरीर के अंदर पाए जाते हैं। मतलब कि कुछ लोग क्या होते हैं किसी जीव के शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, बाहरी भागों में पाए जाते हैं, उनको हम बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जूं देख लीजिए, चिड़ियों के ऊपर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो होते हैं, या खटमल पकड़ लीजिए, ये सब क्या है, या मॉस्किटो मच्छर को ले लीजिए, ये सब बाह्य परजीवी हैं। मतलब कि बाहरी भागों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और दूसरे प्रकार के क्या होते हैं आंतरिक परजीवी। आंतरिक परजीवी मतलब वो शरीर के अंदर रह के, दूसरे जीव के अंदर रह के उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उनमें आप विभिन्न कई प्रकार से कृमि है, जितने भी कृमि जैसे एस्केरिस हो गया, टेप वर्म हो गया, फीता कृमि हो गया, आपका जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है जो प्लाज्मोडियम, वो भी आंतरिक परजीवी है। तो आंतरिक परजीवी की श्रेणी में बहुत सारे परजीवी हैं। तो ये हो गया परजीवी। मतलब कि इसमें जो परजीवी में जो पोषण प्राप्त करेगा वो पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर आश्रित होगा। यदि पहला जीव जिस पे वो आश्रित है वो खत्म होता है तो परजीवी अपने आप समाप्त हो जाएगा। तीसरा आता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का इसके शब्द से हम समझ रहे हैं मृतोप मतलब मृत और सड़ी गली चीजों से अपना पोषण प्राप्त करना, अर्थात वे जीव जो मरी हुई सड़े गली चीजों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है कवक, जिसको हम फंजाई कहते हैं, और जीवाणु। कवक और जीवाणु ये सब क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा पर पोषण में 3 प्रकार से पोषण होता है, जंतु संभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी, और हमने सबका एक एक उदाहरण भी ले लिया। अब हम आइए देखते हैं पोषण के चरण। पोषण के कितने चरण होते हैं, मतलब कि पोषण की प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे पोषण के चरण के बारे में कि पोषण की प्रक्रिया कितने चरण में पूरी होती है। तो इसमें देखते हैं पोषण के चरण, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के चरण, पोषण का जो पोषण की पूरी प्रक्रिया है वो सभी जीवों में मुख्य रूप से 5 चरणों में पूरी होती है। पोषण की जो प्रक्रिया है मुख्य रूप से 5 चरण में पूरी होती है। पहला चरण है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण, और 5वां है बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण को कहते हैं इंजेशन, इसको कहते हैं डाइजेशन। पाचन अवशोषण को होता है एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण का होता है एसिमिलेशन, और बहिक्षेपण का मतलब होता है इजेशन कहते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पोषण की जो प्रक्रिया होती है वो 5 निम्नलिखित 5 चरणों में पूरी होती है। जिसका सबसे पहला चरण था अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण अर्थात हम इस चरण में कोई भी जीव भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है, अर्थात वो अपने मुख के द्वारा भोजन को चबाता है, दांतों की सहायता से उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रहण करके तोड़ करके वो अंदर आमाशय की तरफ भेजता है। मतलब इस चरण में सिंपल सा एक लाइन है कि कोई भी जीव भोज्य पदार्थ को, जटिल भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके अपने मुख के द्वारा ग्रहण करता है और उसे चबाकर छोटे अणुओं में तोड़कर आमाशय की तरफ मतलब ओइसोफेगस के द्वारा आमाशय में भेजता है। फिर आमाशय में जैसे भोजन पहुंचता है तो वहां पे इसका क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया होती है। मतलब कि पाचन की परिभाषा के अगर हम देना चाहें तो पाचन में हम ये कह सकते हैं कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना,
जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, हम ये कह सकते हैं कि पाचन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम की उपस्थिति में जटिल रासायनिक अणु सरल रासायनिक अणुओं में टूटते हैं या बदलते हैं। ये प्रक्रिया पाचन की कहलाती है। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाए हैं या प्रोटीन खाए हैं, वसा खाए हैं, भोज्य पदार्थ, अभी हम लोग आगे भोज्य पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे, तो भोज्य पदार्थ में जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं वो जटिल जो अणु है उनके वो अपने सरल अणु टूटेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में, प्रोटीन टूटेगा अमीनो अम्ल में, वसा टूटेगा ग्लिसरॉल या वसी अम्ल में। तो वही हम बात करते हैं, पाचन में यही प्रक्रिया होती है कि जितने भी कार्बनिक जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं और विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम की सहायता से। इसमें आपका आमाशय में कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं, कुछ एंजाइम पैंक्रियास से स्रावित होते हैं, पित्तरस और लीवर से और पित्ताशय से निकलता है। और ये पाचन की प्रक्रिया जो होती है आमाशय छोटी आंत में मिला के दोनों जगह पे संपन्न होती है। अब इसके बाद पाचन की प्रक्रिया के बाद तीसरा प्रक्रिया होता है अवशोषण। जो भोज्य पदार्थ जब सरल जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूट गया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए कि पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ होकर आंत तक चलती है, लेकिन मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है और वो भी केवल पॉलीसैकेराइड का। कार्बोहाइड्रेट में 3 होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड का पाचन ही मुख गुहा से प्रारंभ होता है और बाकी का पाचन प्रोटीन और वसा का आमाशय से प्रारंभ होता है। तो जो पाचन की प्रक्रिया है आमाशय और छोटी आंत में संपन्न होने के बाद, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, इलियम और जेजुनम, जिसको ग्रहणी को डुओडेनम भी बोलते हैं। तो ग्रहणी इसका पहला भाग होता है, मध्य भाग इलियम होता है, तीसरा अंत भाग जेजुनम होता है। तो मध्य भाग तक लगभग सभी पाचन की प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसके बाद जो जटिल अणु सरल अणुओं में परिवर्तित हुए हैं तो सरल अणुओं का अवशोषण होता है ब्लड में, रक्त में। वो छोटी आंत की कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो छोटी आंत में अंगुली सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई। उसी माइक्रोविलाई के द्वारा क्या होता है, इनका अवशोषण होता है। अवशोषण रक्त में और लसिका में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, अन्य पदार्थों का अवशोषण सीधे रक्त में होता है और अमीनो अम्ल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, इनका अवशोषण लसिका में होता है। तो इस अवशोषण के माध्यम जब इनका पचे हुए भोज्य पदार्थ या पोषक तत्वों का अवशोषण जब ब्लड में हो जाता है तो ब्लड के द्वारा वो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। मतलब जब आप पाचन हो गया, पाचन के बाद अवशोषण हो गया, अवशोषण के द्वारा वो रक्त में चला गया पोषक तत्व, अब वो पोषक तत्व रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाएगा। जब कोशिकाओं तक पहुंच जाता है तब आता है स्वांगीकरण की प्रक्रिया। स्वांगीकरण में होता क्या है कि कोशिकाएं उस भोज्य पदार्थ या उस पोषक तत्व का उपभोग करती हैं, अर्थात कोशिकाओं द्वारा पूर्ण रूप से, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं द्वारा पूर्ण रूप से भोजन या पोषक तत्वों का उपभोग कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की प्रक्रिया एक तरह से, इसके लिए श्वसन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया का ये आंतरिक श्वसन का भाग होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का दहन होता है जिसमें ऊर्जा निकलती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपशिष्ट पदार्थ का निकलना होता है। तो स्वांगीकरण को हम एक लाइन में बता सकते हैं कि शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं द्वारा अवशोषित भोज्य पदार्थों या पोषक तत्वों का उपभोग कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण। तीसरा लास्ट होता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण मतलब अब देखिए पाचन की प्रक्रिया आमाशय छोटी आंत में हो गई है। अब छोटी आंत पाचन की प्रक्रिया अवशोषण की प्रक्रिया होने के बाद जो अपचित या जो बिना पचा हुआ पदार्थ रह जाता है, जिसका पाचन नहीं हो पाता है, जो बच जाता है, जो रेसिडुअल मटेरियल है, वो बड़ी आंत से होते हुए रेक्टम के माध्यम से एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। तो वो हो जाता है प्रक्रिया पूरी बहिक्षेपण की। तो इस प्रकार हमने देखा कि पोषण के जो चरण है, 5 चरणों में पोषण की प्रक्रिया पूरी होती है। इसी की प्रक्रिया के बाद हमको हमारे शरीर को या किसी भी जीव के शरीर को सभी पोषक तत्व मिल पाते हैं। अगर इन 5 में से कोई एक भी स्टेप गड़बड़ होगा तो उनका पोषण या उस जीव का पोषण सही नहीं हो पाएगा, अर्थात उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। और पोषक तत्वों की कमी से कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। जैसे प्रोटीन की कमी है तो क्वाशरकोर बीमारी होती है, मैरस्मस रोग होते हैं, विटामिन वगैरह की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस आता है और
विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी में कई तरह है, और डी की कमी से सूखा रोग है, स्कर्वी रोग है, सी की कमी, मतलब तमाम चीज़ें हैं आप जानते हैं, इनकी कमियों से बहुत सारे रोग होते हैं। तो इस प्रकार पोषण के बारे में हम लोगों ने पूरा चर्चा किया। अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।